भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए तमाम उन दलों का हाहाकार सुन रहे होंगे जिनमें से शायद कोई भी दल ये ना बता पाए कि 2014 से पहले भी उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था। ये सब हैं जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से कभी ना कभी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में आबद्ध रह चुके हैं, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो 2013 से पहले थी नहीं। तो नई नवेली पार्टी से लेके पुरानी धुरानी पार्टी तक ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कई महीनों से कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर, कभी किसी मुद्दे का सहारा लेकर वो ऐसा शोर शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या झुठलाया जा सके। परंतु जो जो भिन्न भिन्न स्तरों पर जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जानकारियां आ रही हैं, तो उसके साथ उन लोगों के ये सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का कठोर यथार्थ जनता के सामने आ रहा है। दिल्ली को शराब में डुबो देने वाले लोग बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हम विषय को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम उस विषय के ऊपर पुनः जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी उसका फोकस बना के रखना चाहते हैं। अब पिछले 1-2 दिन में जो जानकारियां आई हैं, जो पब्लिक डोमेन में आई हैं कि पूछताछ के दौरान स्वयं दिल्ली सरकार के पदों पर बैठे हुए लोग इस शराब के घोटाले में सक्रिय भूमिका निभा रहे लोग और मनीष सिसोदिया जी के जो सचिव रहे हुए लोग, उन सब के संदर्भ से जो तथ्य सामने आए हैं वो उन चीजों को अब पुख्ता कर रहे हैं जिसे वो लोग सिर्फ आरोप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए कि जो टेक्निकल कमेटी थी उसने यह संस्तुति की थी कि होलसेल यानी थोक विक्रय का अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहेगा, ये प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा था। तो वो प्रकारांतर से सरकार के ही राजस्व में बढ़ना था, परंतु ये तीनों निर्णय बदल दिए गए बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया के। और अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोहावल तहसील के गोड़वा गांव में चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। यही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ताली बजाकर फरियादियों से शिकायती पत्र भी मांगा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सपा पर इस दौरान सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर गोली चलाई गई, पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई जिसमें शूटर मारे गए। सपा ऐसी पार्टी है जो अपराधियों का पक्ष लेती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले जब आतंकवादी हमले होते थे तो सरकार के लोग अमेरिका भाग जाते थे, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाता है।
तो वहीं अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक नई परंपरा शुरू हो गई। सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करने के बजाय अब गागर में जल भरकर जल संचयन का संदेश दिया गया। तो वहीं आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या वासियों को कहा कि आप लोग खुशनसीब हैं कि रामनगरी में जन्म लिया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन सेमिनार में दिए गए बयान को लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान बताया है। नहीं तो स्थिति ऐसी पैदा होगी, क्योंकि मैं पूरे यूपी में 2 यूनिवर्सिटी बाकी है दीक्षांत में जाने की, बाकी सब जगहों पर करके आई हूँ। 80% बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आगे बढ़ी कि 32 यूनिवर्सिटियों में पहली बार उत्तर प्रदेश में मैंने वीसी के रूप में 6 महिलाओं को रखा है। लेकिन मैंने सभी यूनिवर्सिटी को कहा है कि आने वाले अगस्त से दीक्षांत समारोह शुरू होना चाहिए 2 महीने में। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पेशी से वापस ले जाते समय कानपुर पुलिस पर जमकर भड़के। सपा विधायक ने कानपुर पुलिस की धक्का मुक्की से परेशान होकर आपा खोते हुए कहा कि ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे मैं जानवर हूं। बदतमीजी करती मेरा अल्लाह है और जब तक ऊपर वाला है मेरे साथ इंसाफ हो गया। अब धक्का एक तो यार इनके खिलाफ तुम लोग नहीं चलाते, ये धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले? हम विधायक है या अपराधी है, आतंकवादी है क्या हम? ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम, क्या है धक्का मारा करते हमें? चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते जब बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोगों को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें। हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है। इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले। बिल रायबरेली में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों को बिना किसी अनुमति के बेचने पर लगी रोक को हटाने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने आज कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत 1950 में एक कानून बना था जिसके तहत अनुसूचित जाति की जमीन को कोई भी बगैर जिलाधिकारी की परमिशन के बिना नहीं खरीद सकता था और उसके पास 3.5 बीघे जमीन बचनी चाहिए, तभी जिलाधिकारी अनुमति बेचने की अनुमति दे सकता था। लेकिन प्रदेश सरकार ने बगैर सदन में चर्चा कराए कैबिनेट की बैठक बुलाकर 1950 में बने कानून को निष्क्रिय कर दिया, जिससे अब बड़े उद्योगपति बिना किसी रोक-टोक के अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीद सकेंगे। पूरे प्रदेश में इस प्रेस वार्ता की जा रही है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई थी कि यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बिक्री करना चाहता है तो उसको बाकायदा कलेक्टर से अनुमति लेना होगा। उसके साथ प्रतिबंध ये भी था कि लेकिन उसके पास 3.5 एकड़ भूमि उसके पास बचती हो। बिना कलेक्टर की अनुमति के अनुसूचित जाति का व्यक्ति ना दान कर किसी को कर सकता था, ना किसी को पट्टा कर सकता था। लेकिन ये भाजपा की सरकार केवल एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के आशय से इस कानून में को परिवर्तन करना चाह रही है, जबकि व्यवस्था ये है कि उस कानून के सदन में बाकायदा चर्चा होनी चाहिए, उस पर आपत्ति होनी चाहिए, तब कोई कानून बनता है। केवल कैबिनेट की बैठक बुला लो, हमारा बहुमत है। यूपी के रायबरेली में इन्फ्लुएंजा H3N2 से संक्रमित मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी मिलते ही मरीज के घर पर टीम पहुंच गई।
हालांकि मरीज अब स्वस्थ बताया जा रहा है। दरअसल यहां छोटी बाजार की रहने वाली सुनीता सिंह लगभग 13 दिन पहले सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद लखनऊ में मिडलैंड अस्पताल में भर्ती हुई थी। इसी बीच उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी हालत में सुधार था, लिहाजा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसमें ये जो है वो बड़ा वाला स्ट्रेन है। S3 आजकल चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में H2 की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि उसे घोषित किया जा सके कि ये वो जो इन्फ्लुएंजा आजकल चल रहा है वो उस तरह से। लेकिन इसमें क्योंकि मेन इसका स्ट्रेन जो है A है, इसीलिए इसको वर्गीकृत किया गया है स्वाइन फ्लू में। कौन सा मरीज है, कहाँ का रहने वाला है? मरीज श्रीमती सुनीता सिंह है, वो छोटी बाजार रायबरेली की रहने वाली। क्या स्थिति है मरीज की? मरीज अब स्वस्थ है। विगत 13 दिनों से मिडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती था और डिस्चार्ज होके आ गए, स्वस्थ है। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई CMO लखनऊ के द्वारा, तो आज मैं अपनी टीम के साथ गया और घर पे मतलब इसमें ये निरोधा। गोरखपुर में महिला थाना परिसर में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां किन्नर समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक किन्नर को दूसरे किन्नरों ने महिला थाना परिसर में बने ऑफिस में बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें मनाने में लग गई। लेकिन किन्नर समाज की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी का कहना है कि इस तरीके से फर्जी किन्नर घूम घूम कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमारी कोई बातें नहीं सुन रही है। दरअसल बता दें कि आज किन्नर समाज के उत्थान के लिए गोरखपुर के SSP के आदेशानुसार महिला थाना परिसर के कंट्रोल रूम 112 में किन्नर समाज बोर्ड का उद्घाटन किया जाना था। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में कुछ किन्नर पहुंचे थे, जहां एक गुट ने दूसरे गुट को फर्जी बताते हुए मारपीट शुरू कर दी। मिलके नगर निगम के साथ मिलके और शिक्षा विभाग सभी विभागों के साथ मिलके मैंने काम किया। मेरा रिकॉर्ड है, विकास अधिकारी हो चाहे जिलाधिकारी हो, सभी के साथ मेरा प्रमाण है। मैं जनपद की कमेटी के मेंबर हूँ, वहाँ पे हम लोग बैठ के साइन करते हैं और कार्यवाही की बात करते हैं। स्टेट वेलफेयर बोर्ड मेंबर कनकेश्वरी नंदगिरी जो महामंडलेश्वर हैं, जिनके बारे में ऐसा नहीं कि परिचय मुझे देना पड़ेगा कि उनको कोई बताए कि वो कौन है, और जो यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं। पंच अधिकारी पद अधिकारी अगर होता वो अपना मेंबर खोजता है, जैसे अपने बाप अपने बेटा को खोजता है, तो लेकिन हमारे यहाँ पर में मेंबर ने अगर कोई साड़ी पहन के चला गया, वो मेंबर हो गया, वो सदस्य हो गया, हमारा लोगो लेके चल रहा है, जो कि मैं हूँ मेन और ये भी है। हम दोनों को छोड़ के वो चले जा रहे हैं। अब इसी में प्रजा भी कह रही है, सरकार भी कह रही है बहरूपिये घूम रहे। तो बहरूपिये आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं कौन बहरूपिये हैं, तो मेरे इसमें क्या गलती है? जब एक लड़का ने कपड़ा पहन लिया, चाहे कुछ भी कह, उसके नहीं, ट्रांसजेंडर से ट्रांसजेंडर, साड़ी पहने चाहे पैंट शर्ट पहने, ट्रांस होता है, ठीक है, लेकिन उसमें में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन रह गई है गद्दीदार के हम लोग हैं, तो अगला ने हमारा पोस्ट लेके आ रहे किन्नर कल्याण बोर्ड के हम मेंबर हैं और जिला कमेटी का मेंबर बन के चले आ रहे हैं। तो इसको अधिकारी को देखना चाहिए कि इतना क्यों पेपर नहीं पढ़ते हैं और कि उसको लोकेशन नहीं मिलती, तो फाइल में नहीं, तो कौन यहाँ का मेंबर है, कौन यहाँ का कमेटी है। ये चीज़ में सबको पर्दा हटाने के लिए क्या। हमीरपुर से खबर है, जहां पर CM योगी के तमाम आदेशों को PWD विभाग ने ठेंगा दिखा दिया है। सड़क निर्माण में PWD ने ऐसी लापरवाही बरती कि 1 साल के अंदर ही सड़क उखड़ने लगी। मामला सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र का है, जहां बिदोखर गांव से बंडे गांव को जोड़ने वाला लिंक मार्ग 1 साल पहले बनकर तैयार हुआ, लेकिन धीरे धीरे राहगीरों की खुशियां मायूसी में बदल गई, क्योंकि PWD विभाग के द्वारा जो सड़क बनाई जा रही है वो 1 साल के अंदर ही उखड़ने लगी है। जो बिदोखर से बंडे मार्ग गया है 405 किलोमीटर दूर, ये रोड अभी से फटने लगा है और बीच में डला भी नहीं है। 8-9 महीने हुए से बने, और मेरी DM साहब से ये अनुरोध है
कि ये इनकी जांच करवाए अच्छे से, जो इनके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे आएगी। ये जो रोड बना हुआ है विदोखर से बंडे के बीच तक, तो इसकी रेंज 4 से 5 किलोमीटर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रोड बीच बीच में फटना भी चालू हो गया है, टूटना भी चालू हो गया, और अभी काम चलते हुए साल भर भी नहीं हुए हैं और ये सब समस्याएं इस रोड में आने लगी हैं और ये टूटने लगा, फटने लगा है, और अभी बीच में रुका भी पड़ा हुआ है 4 से 5 मीटर के उसमें दायरे में। तो मैं यहाँ के जिला अधिकारियों से और डीएम साहब से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो रोड मतलब पड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के चेंद्रा पुलिस चौकी क्षेत्र में कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल करौटी गांव में खुले मैदान में कचरे के ढेर में ग्रामीणों ने एक नवजात के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल नवजात को साफ सफाई कर उसे दूध पिलाया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेंद्रा में लेकर आए, जहां नवजात के इलाज में स्वास्थ्य कर्मी जुट गए हैं। बच्चे का स्थिति अभी तो ठीक ठाक है, बच्चा रो भी रहा है। वहाँ भी बच्चा का स्थिति ठीक है था। जब मैं पहुँचा उस जगह में तो देखा तो उसको पत्ता में थुपा गया था बच्चा को, और मैं गया वहाँ, फिर उसको साफ करवाया, उठाया लड़का को। गांधीनगर थाना इलाके में ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहे युवक के सिर पर उसके साढ़ू भाई ने बड़ा पत्थर पटक दिया। इससे युवक की मौत हो गई। बता दें कि जब शख्स को अस्पताल ले जाया गया तो चेक करने के दौरान डॉक्टर ने सिर की हड्डियां टूटने की जानकारी दी, तब हत्या के मामले का पता चला है। गांधीनगर में परसों शाम को एक मर्ग नोट किया गया था कि एक गांधीनगर में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला है, जिसको कि वो लोग इलाज के लिए पहले कटरा हिल्स लेके गए, उसके बाद फिर हमीदिया लेके आए। हमीदिया ने थाना गांधीनगर को नोट कराया कि इस व्यक्ति की मृत्यु संदेह स्थिति में हुई है, जिस पर से थाना गांधीनगर ने मर्ग कायम किया। और मर्ग के बाद में उसमें पीएम रिपोर्ट, एफएसएल जांच, नक्शा मौका और जो भौतिक परिस्थितियां वहां से देखी, उसमें लगा कि इस जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो किसी ने हत्या की है उसकी। तो उस पर से हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, और प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए हम वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस वो डीसीपी महोदय जौनपुर द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें अलग अलग लोगों से बयान लिए गए और कुछ टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट किए गए, जिस पर से मालूम पड़ा कि उसके जो साड़ू है उसी ने ही। रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़ जिले के समस्त कोटवार रैली निकालकर रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटवार आजादी के पूर्व से ही पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण स्तर में रहकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन कोटवारों को अब तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। लंबी अवधि तक सेवा देने के बाद जब कोटवार रिटायर होता है तो उसे पेंशन, ग्रेजुएटी की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। केवल मानदेय से परिवार का गुजर बसर कर पाने में कोटवारों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 23 फरवरी 2019 को पाटन में हो रहे कोटवारों के प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि मालगुजारों के द्वारा दी गई जमीन पर जो भूमि स्वामी हक पर दिया गया था और बीजेपी सरकार ने वापस ले लिया था, उसे कोटवारों के हक में दिया जाएगा। अभी जो हम लोग हमारा मांग है, भूमि स्वामी जो हमारे को दिया गया था पूर्व सरकार ने, उसको निरस्त कर दिया है, तो पुनः उसको वापस दिया जाए और कोटवारों को नियमितीकरण किया जाए। तो अभी मैंने क्या आज धरना प्रदर्शन था, रैली निकाले थे? हाँ, हम लोग पूरा प्रांत में संभाग स्तरीय धरना और रैली कोटवारों का था। ये प्रदेश स्तर पे चल रहा है, रायगढ़ जिले में पूरे प्रदेश स्तर में चल रहा है। मांगे पूरी नहीं हुई तो कुछ आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? हाँ, मांगे इनके द्वारा कुछ तहसीलों के जो कोटवारगण हैं, पूर्व में इन लोगों को कुछ जमीन ऐसा सेवा भूमि जो जाया जाता है, दिया गया है, उसमें संविलियन करने के संबंध में इन लोगों ने अभी आवेदन ये दिए हैं, है ना, और इसमें मालकाना हक देने के लिए, तो ये शासन स्तर की मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।